आज के जमाने में सुपर हीरो मूवीज का जॉनरा इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है कि लोग हर प्रकार की सुपर हीरो मूवीज को देखने के लिए अपने कैलेंडर को मार्क करके रखते हैं। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप तक आज तक कभी पहुंच ही नहीं पाए और कई सारी ऑसम सुपर हीरो मूवीज को स्टूडियोज ने उनके बनने से पहले ही कैंसिल कर दिया। और आज की वीडियो ऐसे ही टॉप 10 मूवीज के बारे में होने वाली है जो कभी बन ही नहीं पाई। ये वीडियो एक्चुअली पार्ट 2 है इस वीडियो का, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों की सजेशन आई थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को भी जरूर एंजॉय करिएगा। नाउ ऑल बीन सेड, हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, आज सोनी भले ही अपने आने वाले स्पाइडरमैन के मूवी यूनिवर्स के बारे में थोड़ा अनसर्टेन लगता हो, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब उसने एक बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी और मार्वल के 2099 फ्यूचर से एक्चुअली मिगुएल ओहारा के स्पाइडरमैन को करंट टाइमलाइन में लाने का प्लान किया था। और ये बेसिकली एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ ही कैनन होता, जहाँ पर वैसे तो वो अपनी टाइमलाइन के अंदर एल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन के खिलाफ लड़ता हुआ दिखता, लेकिन साथ ही साथ उसके खिलाफ एक और विलन को कंसिडर किया जा रहा था, जो या तो टाइम ट्रेवलिंग स्पाइडरमैन का विलन मॉर्लिन होता या 2099 का सिम्बियोट क्रोन स्टोन होता। इन्हीं सब के चक्कर में यहाँ पर मिगुएल ओहारा एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर के टाइमलाइन में आकर फंस जाता, जिसके बाद वेनम और फिर कार्नेज की मूवी आती, जहाँ पर कार्नेज की मूवी के अंदर स्पाइडरमैन के एलाइज का एक टीम अप होता, जहाँ पर एंड्रू गारफील्ड के साथ साथ फेलिशिया हार्डी की ब्लैक कैट भी दिखती, जिसे उसकी पावर यहाँ पर किंग पिन से मिलती। इसके अलावा फाइनली स्पाइडरमैन 2099 का एक सीक्वल भी प्लान किया गया था, जहाँ पर बेसिकली मिगुएल ओहारा अपने ग्रैंडफादर को बचाता और अपने फ्यूचर में जाने की कोशिश में लगा होता। लेकिन जैसा कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी का जो हाल हुआ, सोनी को इस मूवी को लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। जैक स्नाइडर की बनाई हुई 2016 की बैटमैन वी सुपरमैन का भी अपना एक बहुत बड़ा फैंडम है और ये पहली बार था जब लाइव एक्शन में इन दोनों कैरेक्टर्स को आमने सामने लाया गया था। लेकिन सच तो यह है कि अगर चीजें ओरिजिनल प्लान के हिसाब से गई होती तो आपको बैटमैन वी सुपरमैन का एक अलग वर्जन सन 2000 के जमाने में ही आपको देखने को मिल जाता, लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग होता, जहाँ पर ये इन दोनों ही कैरेक्टर्स की प्री एस्टैब्लिशमेंट की बात की कहानी होती, जहाँ पर एक्चुअली ब्रूस वेन क्राइम फाइटिंग को 5 साल पहले ही छोड़ चुका होता है, वहीं पर सुपरमैन / क्लार्क केंट लोइस लेन को डाइवोर्स दे चुका होता है। लेकिन फाइनली जब यहाँ पर ब्रूस वेन एलिजाबेथ मिलर नाम की एक लड़की से शादी करता है, तब जोकर यहाँ पर एलिजाबेथ की जान ले लेता है और यहीं पर पता चलता है कि इसमें जोकर के साथ साथ लेक्स लूथर भी इन्वॉल्व है और इसी चक्कर में बैटमैन अपने सूट को दोबारा पहनता है एंड डेफिनेटली यहाँ पर सुपरमैन उसका सामना करता है। इस मूवी को एक्चुअली अकीवा गोल्ड्समैन लिख रहे थे और यहाँ पर एक्चुअली वुल्फगैंग पीटरसन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, जहाँ पर इस मूवी को एक्चुअली 2004 तक रिलीज किया जाना था। लेकिन इस मूवी की प्रोडक्शन का असल रोड़ा बनी फिल्म मेकर जे अब्राहम, जिन्होंने सुपरमैन फ्लाई बॉय नाम का एक स्क्रिप्ट वार्नर ब्रोस को प्रेजेंट किया था, जो खुद भी नहीं बन पाई। फाइनली क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी के आने के बाद इस मूवी के प्लान को कैंसिल कर दिया गया और इस मूवी का ईस्टर एग एक्चुअली आई एम लेजेंड मूवी के एक सीन के अंदर डाला गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि क्विंटन टैरेंटिनो का डिस्टिंक्ट फिल्म मेकिंग स्टाइल दुनिया भर में पॉपुलर है, लेकिन इस स्टाइल की मदद से उन्होंने कभी ट्रेडिशनल सुपर हीरो कहानी हमें नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने कोशिश सर्टेनली की थी। और 1992 के रिजर्वर डॉग्स के बाद से ही उन्होंने ल्यूक केज और हीरो फॉर हायर जैसे मूवीज पर काम करना चालू किया था, जहां पर वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बिल फॉस्टर के रूप में दिखे लॉरेंस फिशबर्न को इस रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे और प्रोबब्ली ये 2 पार्ट मूवी होती, जिसमें शैंग ची और वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसे सुपर हीरोज को भी इंट्रोड्यूस किया जाता। लेकिन इस मूवी के कॉन्सेप्ट पर वो ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाए और वो अल्टीमेटली अपनी आइकॉनिक मूवी पल्प फिक्शन को बनाने में बिजी हो गए। आप में से बहुत सारे लोग फैन होंगे CW के एरोवर्स के और एक रीजन है कि इसे एरोवर्स क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एरो के कैरेक्टर को बहुत ही सॉलिड तरीके से एक विजिलेंटी के रूप में डेवलप किया गया है और डीसी के इस पॉकेट यूनिवर्स के अंदर वो बेसिकली बैटमैन का एक रिप्लेसमेंट साबित हुआ था। लेकिन इस शो के आने से पहले भी इस कैरेक्टर को एक्चुअली मूवी के रूप में लिखा जा रहा था, जहाँ पर स्क्रीन राइटर डेविड एस गॉयर, जिन्होंने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी को लिखा था, उन्होंने इसकी कहानी को 2007 में डेवलप करना शुरू किया था, जहाँ पर बेसिकली ग्रीन एरो एस्केप फ्रॉम द सुपरमैक्स एक्चुअली एक प्रिजन ड्रामा मूवी होती, जिसमें ओलिवर क्वीन को लेक्स लूथर और जोकर के साथ एक सुपरमैक्स जेल में बंद किया जाता और यहाँ पर एक्चुअली मैट डेमन रूमर्ड थे ग्रीन एरो को प्ले करने के लिए, लेकिन अपेरेंटली इस प्रोजेक्ट को वार्नर ब्रोस आगे लेकर नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो बेसिकली बैटमैन और सुपरमैन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स पर ही फोकस करना चाहते थे।
मून नाइट के इमोशनल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने की वजह से हमने उसे खूब एंजॉय किया और इस सीरीज ने हमें इस कैरेक्टर और उसके अलग अलग पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से फ्लैश आउट किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये चीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एज अ मूवी और भी पहले बनने वाली थी, जहां पर एक्चुअली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन इस मूवी को अपने हिसाब से बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने केविन फाइगी से बात भी की थी। लेकिन उस समय उनके पास पूरी की पूरी पिच तैयार नहीं थी और उस समय मार्वल स्टूडियोज इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी नहीं था। अब जब मैं जेम्स गन की ब्राइटबर्न, सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर सीरीज को देख चुका हूँ, अगर यहाँ मार्वल स्टूडियोज उन्हें पूरी छूट दे पाता तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जेम्स गन उसे बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट डेवलप कर पाते और शायद ये मूवी इमोशनल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर कम और एक्शन पैक्ड हार्डकोर मूवी ज्यादा होती। गिलेर्मो डेल टोरो अपनी मूवीज के अंदर इंट्रिगिंग कैरेक्टर डिजाइन्स और रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सेट पीसेस के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और उनका मिस्टिकल और हॉरर मूवीज को लेकर पैशन उनकी मूवीज में साफ साफ दिखता है। ऐसे में वो एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने नील गैमन के साथ इस मूवी के पूरी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था और उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को खुद ही अपनी तरफ से इस डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी को 2007 में पिच किया था। लेकिन जैसा कि उनका पिच मार्वल स्टूडियोज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही हॉरर था, मार्वल स्टूडियोज ने उनकी मूवी को ग्रीन लाइट नहीं किया और फाइनली 2016 में स्कॉट डायरेक्शन ने इस मूवी को बनाया। फाइनली अब जाकर मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली शी हल्क की अपनी सीरीज को लॉन्च कर चुका है और इस सीरीज को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इससे पहले शायद शी हल्क को लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे पहले एक्चुअली इसकी कोशिश नहीं हुई थी, क्योंकि एक्चुअली जेनिफर वॉल्टर्स हमें इससे पहले एक्चुअली 1989 की द डेथ ऑफ इनक्रेडिबल हल्क में अपना कैमियो देते हुए दिखती, जिसके बाद उसकी एक सीरीज शी हल्क एक्चुअली आने वाली थी जिसे कैंसिल कर दिया गया। फाइनली 1991 में न्यू वर्ल्ड पिक्चर्स के अंदर लैरी कोहेन ब्रिजिट नेल्सन को एज शी हल्क दिखाने वाले थे, जिसके लिए ब्रिजिट नेल्सन ने कई सारे फोटोशूट भी करवाए थे, लेकिन ये प्लान कभी मूवी बन ही नहीं पाई। 2002 की सैम राइमी और टोबी मैगवायर स्टारिंग स्पाइडरमैन एक आइकॉनिक और लेजेंडरी मूवी है जिसने अपनी ट्रिलॉजी को सेट किया था, लेकिन इससे पहले भी जेम्स कैमरन का अपना भी एक बहुत ही आइकॉनिक स्पाइडरमैन का वर्जन था, जिसके आइडिया को उन्होंने 1993 में अपनी ट्रू लाइज मूवी फिल्मिंग के दौरान सबमिट किया था और ये एक बहुत ही मैच्योर और एक्शन पैक्ड मूवी होती, जहाँ पर एक्चुअली जेम्स कैमरन ने इलेक्ट्रो और सैंडमैन जैसे विलन को इस मूवी के लिए चुना था, जहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रो बेसिकली एक बिजनेसमैन होता जो स्पाइडरमैन को एक्चुअली अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए रिक्रूट करने के लिए कोशिश करता। और यहाँ पर एक्चुअली रूमर तो ये भी था कि इस मूवी के अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो को एज पीटर पार्कर सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको 2002 के स्पाइडरमैन में अपसाइड डाउन वाला किस सीन थोड़ा ज्यादा लगा था, तो यहाँ पर तो और भी मैच्योर सीन्स को इस फिल्म के आइडियाज में जोड़ा गया था, लेकिन वो जमाना ही था जब स्पाइडरमैन के राइट्स इस प्रोडक्शन कंपनी से उस प्रोडक्शन कंपनी में झूल रहे थे और फाइनली जब 1999 में सोनी पिक्चर्स की कोलंबिया पिक्चर्स के अंदर इसके राइट्स आए, तो यहाँ पर राइटर डेविड कियोप को हायर किया गया और सैम राइमी को एज डायरेक्टर इस मूवी के लिए लिया गया। साइबरपंक फ्यूचरिस्टिक सेटिंग और क्राइम से लथपथ गॉथम, ये कॉम्बिनेशन सुनने में जितना ऑसम लग रहा है उतना ही ऑसम ये कॉम्बिनेशन हमें बचपन में देखने में लगा था, जब एक्चुअली कॉमिक बुक से हटकर बैटमैन की कहानी को एक्चुअली फ्यूचर में आगे बढ़ाया गया था बैटमैन बियॉन्ड के द्वारा। और नॉन ट्रेडिशनल कॉमिक बुक कैरेक्टर्स और ओरिजिनल स्टोरी होने के बावजूद भी ये शो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए इस बात को प्लान किया गया था कि इसका एक लाइव एक्शन अडॉप्टेशन मूवी के रूप में बनाया जाए। और सर 2000 के जमाने में बोआज याकिन को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चुना गया था, लेकिन इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को एंटिसिपेट करते हुए बोआज याकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए इस मूवी को डायरेक्ट करने की। 2012 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एवेंजर्स मूवी लाकर सबके होश उड़ा दिए थे, लेकिन एक्चुअली अगर वार्नर ब्रोस गिलेर्मो डेल टोरो की बात सुनते हुए उनकी इन्विजन जस्टिस लीग डार्क को इंट्रोड्यूस किया होता तो शायद आज गेम ही कुछ अलग होता, जिस पर उन्होंने अपेरेंटली 2 साल तक मेहनत किया था, लेकिन वार्नर ब्रोस के अंदर ये डेवलपमेंट के अंदर ही झूलती रह गई और वार्नर ब्रोस ने फाइनली इस मूवी को शेल्व ही कर दिया। कंसिडरिंग की हॉरर और सुपर हीरो मूवी की कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अब तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, शायद गिलेर्मो डेल टोरो का विजन एक नया पर्सपेक्टिव इस सब जॉनरा को देता, क्योंकि एनिमेशन में ये मूवीज बहुत बेहतरीन साबित हुई हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि फ्यूचर में आखिर वार्नर ब्रोस क्या सोचता है। सो गाइज, ये थे टॉप 10 कैंसिल सुपर हीरो मूवीज
पार्ट 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और हाँ, इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक मैंने आई बटन में प्रोवाइड किया है, तो उस वीडियो को भी जरूर एंजॉय करिएगा। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप और कौन कौन सी कैंसिल्ड सुपर हीरो मूवीज के बारे में जानते हैं। हो सकता है कि हम इसका पार्ट 3 भी जल्दी ही बना दें। हमारी आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।